अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दुहा अशरफ और मैं 89.6 कृषि रेडियो स्टेशन कॉस्ट कश्मीर और हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सन ज़रात से आप सबका खैर मकदम करती हूँ। तो आज के शुमारे में हमने दावत दी है प्रोफेसर लाल सिंह को, जो कि एग्रोनॉमी के एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है और वो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से आते हैं। तो आज हम एक मौजू पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है रबी क्रॉप्स और उनकी मैनेजमेंट। तो सर, हम आपसे मुखातिब होकर एक सवाल पूछते हैं कि रबी क्रॉप्स कौन-कौन से होते हैं और एक्चुअल में रबी क्रॉप्स है क्या? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ दोहा जी। और सबको नमस्कार करता हूँ जो भी हमारे फार्मर्स हैं या जो लिसनर्स हैं जो कृषि से जुड़े हुए हैं। रबी क्रॉप्स जो है हम कहते हैं जो क्रॉप्स हम विंटर में लगाते हैं उन क्रॉप्स को रबी में कहते हैं। क्रॉप्स का स्पेसिफाई किया है तीन कैटेगरी में: रबी, खरीफ और जायद। जी सर। जो हम जो है अक्टूबर में सोइंग करते हैं उन क्रॉप्स की जो है उनको रबी क्रॉप्स में कहते हैं। जिनकी सोइंग जो है हम जो है यहाँ पर जो है कश्मीर कंडीशंस में मार्च अप्रैल में मार्च के बाद अप्रैल मई में करते हैं या जून तक करते हैं, वो सब खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। जायद की क्रॉप जो है यहाँ पर बहुत जो है पॉसिबल कम ही होता है। जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर जायद की क्रॉप करते हैं, क्योंकि रबी क्रॉप वहाँ पर जो है मार्च तक हार्वेस्ट हो जाती है और उसके बाद जो है फरवरी से लेकर के जून के बीच में उनके पास टाइम होता है, तो वहाँ पर एक और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लेते हैं, उसको जायद की क्रॉप कहते हैं। और वहाँ पर खरीफ की क्रॉप फिर जून जुलाई में स्टार्ट करते हैं सोइंग। तो अभी जो सोइंग का टाइम है वो रबी क्रॉप्स का है। रबी में जो है जनरली जो फील्ड क्रॉप्स हैं उसमें कुछ एरिया में व्हीट लगाते हैं। वैसे फार्मर्स बहुत कम ही लगाते हैं क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डिले हो जाती है, तो अभी जो है लेकिन कहीं एज ए फॉडर के रूप में हाई रिचेज पर या कोई इंटरेस्टेड है फार्मर्स तो यहाँ पर जो है व्हीट बीट लगा लगाते सकता है। तो व्हीट की जो है यहाँ पर कुछ वेराइटीज यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है: शालीमार व्हीट वन, शालीमार व्हीट टू। और जो बाहर की कुछ वेराइटीज हैं जैसे BL 738 है, HS 240 है, हैं। जी। उसको जो है भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरी क्रॉप है ब्राउन सरसों की। सरसों में सारी जो है मस्टर्ड नहीं होती, लेकिन जो अर्ली मैच्योरिंग है ब्राउन सरसों वो यहाँ बेल्ली में हमारे होती है। तो हम ब्राउन सरसों को जो है तिल जो है ऑयल सीड क्रॉप में ब्राउन सरसों लगाते हैं जी सर। यहाँ पर। ब्राउन सरसों में भी है, मरी यूनिवर्सिटी ने जो है वेराइटीज डेवलप कर रखी हैं। यहाँ पर जो है इस समय ब्राउन सरसों, शालीमार ब्राउन सरसों वन, शालीमार ब्राउन सरसों टू, शालीमार ब्राउन सरसों थ्री, ये वेराइटीज रिलीज्ड हैं। उसके बाद पल्सेस में हम जो है रबी में मटर लगाते हैं और लेंटिल, मसूर की हम्म। दाल का जो है लगाते हैं। तो मटर में भी जो है शालीमार मटर वन, शालीमार मटर टू वेराइटी डेवलप हुई। मसूर में भी शालीमार मसूर वन, शालीमार मसूर टू वेराइटी यहाँ यूनिवर्सिटी से डेवलप हुई है, उसको हम लगा सकते हैं। रबी में कुछ कम ही क्रॉप यहाँ पर जो है हो पाती हैं विंटर की, तो ये सारी क्रॉप है। और जो एक मेन क्रॉप है चारे के पर्पज से जो है लोग लगाते हैं यहाँ, ओट्स की जी। क्रॉप रबी में उसकी जो है सोइंग की जाती है। तो ये सारी जो है हमारी रबी रबी की की क्रॉप्स क्रॉप्स है। हैं। तो ठीक है, अब आप हमें बता सकते हैं कि इसमें फील्ड प्रिपरेशन कैसे होती है? रबी क्रॉप्स को फील्ड पे प्रिपेयर कैसे करते हैं? रबी क्रॉप्स के लिए जब हम जो है खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो उस टाइम पर जो है हमें ट्रैक्टर से ट्रैक्टराइजेशन करना है। डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट जो है जैसे फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं। फील्ड प्रिपरेशन करने में ध्यान देना है, जब आपको सोइंग करनी है उस टाइम फील्ड में मॉइस्चर है कि नहीं। हम्म। अगर मॉइस्चर फील्ड में नहीं है, इसके पहले जो है मंथ में रेंस नहीं आई है, अगर जो है सितंबर में रेंस नहीं हुई है, तो आपका फील्ड ड्राई है, तो हमें अवेलेबल है तो एक प्री इरिगेशन करके तब हम फील्ड को प्रिपेयर करें।
जिससे हमें सोइंग के टाइम पर मॉइस्चर प्रॉपर हो। और अगर रेन्स आ गई है, फील्ड में प्रॉपर मॉइस्चर है, तो हम फील्ड को जो है ट्रैक्टराइज करके कर सकते हैं। सर, फील्ड प्रिपरेशन करना जरूरी क्यों है? देखिए, फील्ड प्रिपरेशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर फील्ड प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा तो सीड का सॉइल से कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होगा, जो उसको जर्मिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर फील्ड जो है का कांटेक्ट, सीड का कांटेक्ट सॉइल से प्रॉपर नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा और पॉपुलेशन हमारी पुअर होगी, जिससे हमारा यील्ड रिड्यूस हो सकता है। तो इसलिए फील्ड प्रिपरेशन, प्रॉपर फील्ड प्रिपरेशन जरूरी है, करना जरूरी। जिससे जो पहले के वीड्स हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो है नई सॉयल जो हम प्रिपेयर हो जाती है, जो हम उसमें FYM वगैरह अप्लाई करेंगे, फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे, वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएंगे। तो और वीड्स वगैरह जो है भी जो एनुअल वीड्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर जो है जो पेरिनियल वीड्स हैं वो भी कट जाते हैं, और फील्ड हमारा क्लीन होता है, जिससे हमारा जो सीड सोइंग करेंगे तो हमारी क्रॉप जो प्रॉपर जर्मिनेट हो जाती है। जी सर। तो क्योंकि आपने फर्टिलाइजर्स की बात की, तो फर्टिलाइजर्स इसमें लगते क्या क्या है और क्यों लगते हैं? तो थोड़ा बहुत आपने इस पे वाज़िया किया कि फर्टिलाइजर्स का क्या इस्तेमाल है, लेकिन वो क्या क्या लगाते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं इस रबी क्रॉप्स के सारे क्रॉप्स में? रबी क्रॉप्स में, अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग फर्टिलाइजर की डोज लगती है, क्योंकि हर क्रॉप की फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे आपका व्हीट की क्रॉप है, व्हीट की क्रॉप में हमें अगर अवेलेबल है तो 10 टन FYM उसमें हम डाल सकते हैं। अगर FYM की जगह जो है आपके पास या फार्मर के पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है, तो हम FYM की क्वांटिटी आधी कर सकते हैं, 5 टन में ही हो जाएगा 1 हेक्टेयर में, जिसमें 20 कनाल में जो है 10 टन लगता है, यानी आधा टन जो है 1 कनाल में लगेगा। जी। और जो है उसके अलावा हमें जो है यूरिया को देते हैं, जिस नाइट्रोजन के लिए यूरिया की क्वांटिटी जो है सोइंग के टाइम पर 4 किलो यूरिया 1 कनाल में अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारा जो है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। वो बेसल ही है। उसके बाद हमें जो है, क्योंकि आधी यूरिया हमें जो है बेसल में डालनी होती है, उसके बाद टॉप डोज के रूप में जो है क्रॉप की ग्रोथ होती है फरवरी मार्च में, और अप्रैल में फिर से हमें जो है अप्लाई करना होता है आधी क्वांटिटी को 2 बार में। अभी आधी जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो हम बेसल में सोइंग के टाइम पर देते हैं, जिसमें सोइंग के टाइम पर 4 किलो यूरिया, 6.5 किलो जो है DAP, और जो है 2.5 किलो MOP हम जो है अप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ जो है, क्योंकि अब जो है जिंक की कमी भी फील्ड में महसूस हो रही है बहुत सारी फील्ड में, तो उसके लिए जो है 0.75 या 1 किलो जिंक सल्फेट हम जो है फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पर फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद फील्ड को प्लाविंग करके उसमें अगर प्लैंकिंग करके जो है क्लॉट्स को ब्रेक कर देते हैं, जिससे फील्ड हमारा प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है। ब्राउन सरसों में जो है हमें फर्टिलाइजर के लिए जो अगर FYM और ये अवेलेबल है तो 10 टन उसमें भी FYM अप्लाई करें, या वर्मी कंपोस्ट है तो हाफ क्वांटिटी उसकी अप्लाई करते हैं। और जो ब्राउन सरसों में हमें जो है ये लगाना है यूरिया, DAP और MOP, उसकी क्वांटिटी जो है फीट से कम होती है। इसमें 2.2 kg 1 कनाल में हम यूरिया देते हैं एज ए बेसल, और जो है 5.5 kg हम इसमें जो है DAP या 3.35 kg MOP एज ए बेसल अप्लाई करते हैं। और ये तिलहनी फसल है तो इसमें हमें जिप्सम और बोरान को भी अप्लाई करते हैं, जिससे हमें जो है उसमें ऑयल कंटेंट यानी क्वालिटी जो है बढ़ जाती है, ऑयल कंटेंट अच्छा बनेगा।
तो उसके लिए जो है 6.25 केजी से 7.5 केजी जिप्सम एक कनाल में हम जो है अप्लाई करते हैं, और 0.5 केजी बोरेक्स को भी जो है बोरान के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी यील्ड जो है इजाफा होता है और क्वालिटी जो है उसमें तेल का कंटेंट अच्छा होता है। पल्सेस में जो है नाइट्रोजन, क्योंकि ये इसमें नाइट्रोजन के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें जो है गांठें होती हैं जिसमें जो है एक बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, वो रहते हैं, और वो नाइट्रोजन जो हवा में है उसको जो है फिक्स करते हैं सॉइल में। तो इसलिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पल्सेस में कम होती है, लेकिन फिर भी जो है जो स्टार्टर डोज के रूप में हमें थोड़ी नाइट्रोजन देनी पड़ती है, जिसमें 30 केजी 1 हेक्टेयर में यानी 1.5 किलो पर कैनाल नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है उस चीज को फुलफिल करने के लिए हम इसमें अप्लाई करेंगे 0.75 यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन को दे सकते हैं, और उसके साथ साथ जब हम डीएपी देते हैं 6.5 केजी डीएपी, और जो है 3.4 केजी एमओपी जो है अप्लाई करते हैं पल्सेस के लिए। यूरिया इसलिए कम हो जाती है क्योंकि एक तो हमें कम अप्लाई करना है, दूसरे जो डीएपी हम अप्लाई करते हैं तो डीएपी में जो है हमारा 18% नाइट्रोजन होता है, तो उससे पूरी हो जाती है। तो बहुत कम क्वांटिटी में यूरिया हम अप्लाई करते हैं एज ए स्टार्टर डोज, और हमारा नाइट्रोजन फुलफिल हो जाता है। ओट्स के लिए जो है हम क्या करते हैं, अगर हम ओट लगाते हैं फॉडर ओट के लिए, हमें नाइट्रोजन लिए जो है यूरिया 5.6 केजी एक कनाल में, और डीएपी जो है 6.5 केजी, और एमओपी 3.4 केजी जो है हम इसमें अप्लाई करते हैं। और उसके पहले जो है अगर एफवाईएम और वर्मी कंपोस्ट है तो 10 टन एफवाईएम हम जो है फील्ड प्रिपरेशन के टाइम पर अप्लाई करके मिक्स करते हैं। एफवाईएम को अप्लाई करने के लिए कंप्लीटली डिकम्पोज्ड एफवाईएम होना चाहिए। उसमें कच्चा एफवाईएम डालने से उसमें जो है न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में फर्क पड़ता है, क्योंकि वो फिर पहले डिकम्पोज होगा फिर न्यूट्रिएंट रिलीज करेगा। तो इसलिए जो है उसमें प्रॉपर डिकम्पोज्ड एफवाईएम ही अप्लाई करें, या वर्मी कंपोस्ट हो तो वर्मी कंपोस्ट डिकम्पोज्ड होता है ऑलरेडी पहले से, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आपने हमें बताया कि फर्टिलाइजर्स या फील्ड प्रिपरेशन अगर हमने अच्छे से की तो हमारा यील्ड अच्छा होगा। तो अगर ये सारी चीजें हमने की प्रॉपरली एक रबी क्रॉप में, तो उसके बाद उसकी सीड रेट क्या रहती है? देखिए सीड रेट जो है, जो व्हीट क्रॉप है, से गुंदुम यहाँ बोलते हैं गेहूं की क्रॉप, उसका जो है सीड रेट 100 केजी पर हेक्टेयर है, यानी 5 किलो पर कैनाल है। हम्म। एक कनाल में 5 किलो सीड लगेगा। और अगर आप जो है डिले सोइंग करते हैं, आपकी सोइंग डिले हो रही है, तो 20% सीड रेट बढ़ा लेना चाहिए, जिससे जो है हमारी यील्ड में जो है जो ज़्यादा कमी ना हो। जो ब्राउन सरसों का सीड है, ये 7.5 किलो लाइन सोइंग के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, और 10 केजी तक जो है हम ब्रॉडकास्टिंग अगर कर रहे हैं फार्मर्स, तो उसके लिए सीड रेट ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसमें पूरा सीड जर्मिनेट नहीं होता, प्रॉपर जर्मिनेशन का नहीं होते सारे सीड्स की, तो सीड रेट हम बढ़ा देते हैं। उसके बाद इसकी प्लांट पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें थिनिंग करके करनी है, क्योंकि छोटा सीड होता है, सीड जो है ज़्यादा होता है, पॉपुलेशन जो है हम सीड सोइंग के थ्रू जो है मेंटेन नहीं कर सकते, इसमें थिनिंग के द्वारा हम मेंटेन कर लेते हैं पॉपुलेशन को। वो जो है 2 बार में हम थिनिंग करते हैं। एक रबी ये जो स्नोफॉल के पहले ही, जब जर्मिनेट हो जाती है क्रॉप नवंबर में, जो है थोड़ी सी थिनिंग कर देते हैं, और फाइनल थिनिंग हम जो है फरवरी के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में करते हैं। तो हमें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है मेंटेन कर तो हम इसी सवाल पे आने वाले हैं कि जैसे कि आपने डिस्टेंसिंग के बारे में बात की, तो आप हमें बता सकते हैं कि रबी क्रॉप्स की जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस होगी वो क्या होनी चाहिए, और हमें कितना प्रेफर करना चाहिए किस डिस्टेंस पे लगाना?
देखिए, व्हीट क्रॉप की रो टू रो डिस्टेंस 23 सेंटीमीटर है। हम्म। तो 23 सेंटीमीटर या 20 से 25 के बीच में जो है आप लगा सकते हैं। और ब्राउन सरसों को हम 30 सेंटीमीटर पर जो है सोइंग करते हैं। 30 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में होनी चाहिए। दूसरी एक क्रॉप जो हमारी जो है पीच की जो है या लेंटिल की जो पल्स क्रॉप है, इसको भी हम 30 सेंटीमीटर पर जो है लाइन टू लाइन डिस्टेंस पर सोइंग करते हैं। और ओट्स की क्रॉप हमारी वो भी 22 23 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें जो है लाइन सोइंग करनी चाहिए। तो उससे अच्छा जो है प्लांट पॉपुलेशन मेंटेन होता है और अच्छी क्रॉप जो है आपको मिलेगी, हार्वेस्ट अच्छा मिलेगा। जी सर, तो अब हमारा आखिरी सवाल रहेगा कि ये जो रबी क्रॉप्स है इनका वक्त क्या होता है सो करने का, किस टाइम पे सो किए जाते हैं? देखिए, रबी क्रॉप में जो है ये क्रॉप्स हैं, इसमें हमें व्हीट की क्रॉप को अगर 15 अक्टूबर तक सोइंग कर लेते हैं तो बेहतर होता है। क्योंकि अगर डिले सोइंग करेंगे तो मैच्योरिटी में भी डिले होता है और यील्ड में भी रिडक्शन होता है। तो 15 अक्टूबर तक या 20 मतलब हमें सोइंग कर लेना चाहिए। और जो ब्राउन सरसों है, इसको भी 15 से 20 अक्टूबर तक हमें जो है सोइंग कर लेना चाहिए। उसके बाद हम डिले करते हैं तो इसकी यील्ड में रिडक्शन हम्म। होता है। और जो पल्सेस हैं, जो है पल्सेस हम भी 15 अक्टूबर के बाद सोइंग करते हैं और इंटायर नवंबर तक पीच की सोइंग कर सकते हैं। और लेंटिल को भी हम नवंबर में सोइंग कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो जो है ये नवंबर में, और इसको 15 नवंबर से इंटायर नवंबर तक। और ओट्स की जो है सोइंग भी हमें 15 से 20 अक्टूबर तक कर लेनी चाहिए। डिले होने पर थोड़ा सा यील्ड में रिडक्शन होता है, हम सोइंग कर सकते हैं। लेकिन जो है ज़्यादा बेहतर होता है कि 15 20 अक्टूबर तक हम इसकी सोइंग कर लें, तो जिससे हमें एक अच्छी यील्ड मिलेगी। तो जैसे कि आपने हमें रबी क्रॉप्स के बारे में इतना सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो अब आखिरी में मैं जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे नाज़रीन या हमारे किसान भाई-बहनों को बताना चाहते हैं, जो जिन चीज़ों से वो वाक़िफ़ ना हो, ताकि उनको पता चले कि उनको फ्यूचर में वो चीज़ें अप्लाई कैसे करनी चाहिए और उनके लिए कैसे वो इक़दामात उठाने चाहिए? मैं आपको ये बता दूं कि एक तो जो है समय पर सोइंग सबसे बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि फार्मर्स को सोइंग टाइम पर करनी चाहिए। टाइम पर सोइंग करने से फसल में जो जर्मिनेशन है वो भी अच्छा होता है, क्रॉप की ग्रोथ भी अच्छी होती है और समय पर मैच्योर भी हो जाती है। तो सोइंग टाइम का खास ख्याल रखें। दूसरा, उसके बाद जो है इसमें खरपतवार घास जो है उगते हैं, वीड्स। बीट्स। तो वीड्स का मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और जो रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप में हमें वीड्स का दो फ्लस आता है जो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक तो जो है हमारा स्नोफॉल के पहले जब सोइंग करते हैं, अक्टूबर नवंबर में ही ये रहता है, वीड्स का इमरजेंस होता है। दूसरा जो है फ्लस आता है फरवरी मार्च में। तो रबी क्रॉप का दो, और दोनों वीड्स अलग अलग होते हैं। अभी जो वीड्स होंगे वो उस टाइम नहीं होंगे, फरवरी मार्च में फिर दूसरे वीड्स आते हैं। अगर हम इसमें रबी क्रॉप्स में एक टाइम पर ही वीड का मैनेजमेंट कर लेते हैं तो फरवरी मार्च में जो वीड्स आएंगे वो हमारी क्रॉप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए जो अभी है इनके लिए हम प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का उपयोग करके भी कर सकते हैं वीड को कंट्रोल, या मैनुअल होइंग करके कर सकते हैं। अगर जो है आपके पास लेबर घर की है, अवेलेबिलिटी है, आप छोटा एरिया है जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, तो होइंग के थ्रू भी हम जो है वीड से को एक बार वो कर दें, या आप हैंड पुलिंग करके कर लें। या आप जो है एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे जो है हमारा पेंडिमेथिलिन है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, सोइंग के 2 3 दिन बाद हम उसको स्प्रे कर दें। 1 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है पेंडिमेथिलिन
1 हेक्टेयर के लिए सफिशियंट होता है, यानी 20 कैनाल के लिए 1 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि वो कितना परसेंट का है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग, कोई 30% का है, कोई 50%, 40% का जो है, इस तरह से। तो उसको देखें, उससे कैलकुलेट करें। अगर 50% का है तो 2 किलो हर्बिसाइड लगेगा। 1 किलो एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए 30% है तो 3.25 किलो लग जाएगा। तो इस तरह से वो उस पर लिखा होता है पैकेट पर, कर सकते हैं। तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अप्लाई करके हम जो है वीड को एक फ्लश इधर कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड को फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी लास्ट में, जब वीड की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है, नए वीड्स आ जाते हैं, उस टाइम पर अप्लाई करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा यील्ड अच्छा होता है, क्रॉप की ग्रोथ अच्छी होती है। और जो क्रॉप का जो मार्च में अप्रैल में है, हमें यूरिया की 2 टॉप डोज देनी पड़ती है नाइट्रोजन के लिए। तो या तो हम उसको यूरिया के रूप में ब्रॉडकास्ट करते हैं क्रॉप में 2 बार में, एक तो फर्स्ट वीक लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में करते हैं हाफ, और जो है दूसरा जो है फिर बूटिंग स्टेज या ईयर फ्लावरिंग के पहले करते हैं। दूसरा इसका एक ऑप्शन और भी है कि अगर नैनो यूरिया अवेलेबल है तो हम यूरिया को अप्लाई करने के बजाय हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें 4 ml नैनो यूरिया पर लीटर वाटर में, 1 लीटर पानी में मिला करके सोल्यूशन बना करके उसको स्प्रे करें। और लगभग जो है 1 हेक्टेयर एरिया के स्प्रे के लिए 500 लीटर पानी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसकी इफिशियंसी क्या है, और जो स्प्रेयर हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी जो है हमें लगेगी पानी की। तो वो क्वांटिटी जो है आप स्प्रे कर में एक बार आपको कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना 500 लीटर में हो जाएगा या कम पड़ेगा। तो ये डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर हैं, उनके नोजल्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। मोटराइज है या मैनुअल है, उस पर भी डिपेंड करता है। क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो इसमें रेट है जो है ना सोल्यूशन का, तो 4 ml नैनो यूरिया या नैनो डीएपी भी अगर मिलता है तो नैनो डीएपी कर सकते हैं। उसको जो है नैनो डीएपी में जो है नाइट्रोजन और डी फास्फोरस दोनों होता है। तो नैनो डीएपी भी जो है हम 4 ml पर लीटर वाटर में जो है सोल्यूशन बना करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। और उसके बाद जो है फिर अ, कोई वीड्स जब अगर कम दिखें या अलग टाइप के वीड्स दिखें तो उनको हैंड पुलिंग करके निकाल देना चाहिए। और अगर आप कोई जैसे फॉडर है, तो फॉडर क्रॉप में अगर कुछ स्पाइनी वीड्स आते हैं तो उन्हें हमें निकालना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो है जानवर को खाने में जो है नुकसान करेंगे, और वो जो है अच्छे से खाएंगे नहीं, फॉडर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सीड प्रोडक्शन के लिए हमें फ्लावरिंग के बाद जब सीड बनता है तो हमें रोगिंग करना चाहिए, जिसमें जो ऑफ टाइप के प्लांट हों या वीड्स के कुछ, तो उनके ईयर हेड्स को काट करके हटा दें और ऑफ टाइप के प्लांट्स को जो है पुल आउट कर दें, जिससे हमारा सीड की क्वालिटी जो है अच्छी हो। तो ये सब ध्यान तो रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौज़ू पे एनलाइट किया और आज हमारे नाज़रीन और फार्मर भाई-बहनों को पता चला कि उनको कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका यील्ड जो है वो अच्छा रहे रबी क्रॉप्स में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।